नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसका चलन भारत में धीरे धीरे करके जोर पकड़ रहा है। अगर आप 2021 के पूरे साल की बात करें तो पिछले साल 164% बढ़त देखने को मिली थी। 2020 की तुलना में 3,29,000 गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरी में बिकी थी। सरकार भी इस समय इस सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर रही है, अलग अलग अपनी पॉलिसीज जो बनी है उसको और बेहतर करा रही है। मिसाल के तौर पर चार्जिंग इंफ्रा को और आसान बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज किया। वहीं दिल्ली सरकार कह रही है कि अगर आप एक एग्रीगेटर है तो आपकी पूरी फ्लीट का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही होना चाहिए। केंद्र सरकार ने तो एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी तैयार की है जिसमें 18,000 करोड़ तक का निवेश होगा और 10 शॉर्टलिस्ट किए गए बिडर्स इसमें भाग लेंगे। इन सब चेंजेस और इन सब कदमों के क्या मायने हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए, इसी पर हमारा फोकस है। और मेरा साथ आज दे रहे हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर्स में से एक प्लेयर ओकिनावा के फाउंडर जितेंद्र शर्मा, साथ ही ईवी इंफ्रा के इकोसिस्टम पर काम करने वाली मैसिव मोबिलिटी के को फाउंडर शैलेश विक्रम सिंह, और साथ ही साथ देश की पहली इलेक्ट्रिक शेयर्ड स्मार्ट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ब्लू स्मार्ट के फाउंडर पुनीत गोयल। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। हमने देखा है ये धीरे धीरे करके जोर पकड़ रहा है ईवी का चलन। इनफैक्ट आप मुंबई की बात करें तो कई सारी 4 व्हीलर्स आपको दिखती हैं, दिल्ली में ज्यादा 2 व्हीलर्स दिखती हैं ईवी की। लेकिन सरकार ने जो अलग अलग कदम उठाए हैं उसके क्या मायने हैं, हम यही समझना चाहते हैं। जितेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूं, जो सरकार कह रही है कि इस समय वो चार्जिंग इंफ्रा की गाइडलाइंस रिवाइज कर रही हैं, अब एक ही और एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर आप अपनी ईवीज को चाहे दफ्तर हो या फिर घर पर चार्ज कर पाएंगे। इस कदम से क्या आपको लग रहा है ओवरऑल अडॉप्शन में बढ़त देखने को मिलेगी, ज्यादा लोगों का रुझान या फिर झुकाव ईवीज की तरफ बढ़ सकता है? गवर्नमेंट की इस पहल से एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक अवेयरनेस आएगी कस्टमर के माइंड में कि हाँ, ईवी एक बहुत ही सुविधाजनक प्रोडक्ट है जिसको आप अपने हिसाब से उसको चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक मोबाइल चार्जिंग, जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें चार्जिंग स्टेशन चाहिए। तो वही बात है कि अगर हम ईवी खरीदते हैं तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर हमने इसमें डिसरप्शन लाना है इस इंडस्ट्री में कि आईसी इंजन से ईवी की तरफ जाना है, देश को नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेहतर बनाना है, तो हमें वो सारे कदम उठाने पड़ेंगे जो इसके लिए आसान तरीके लेके आए कि अर्ली अडॉप्शन रहे ईवी के लिए। और आई थिंक मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करेंगे ईवी की तरफ और झुकाव रहेगा। शैलेश, इनफैक्ट उस चार्जिंग इंफ्रा में मैसिव मोबिलिटी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आपने इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में अच्छी खासी पकड़ जमा ली है, अब आप अलग अलग दूसरे राज्यों में भी उतर रहे हैं। ये बताइए, ये रिवाइज गाइडलाइंस के मायने आप जैसी कंपनी के लिए क्या है? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कदम है हर्षदा। इससे इससे कई चीजें होंगी। एक तो जो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के लिए बोला है कि आप 1 रुपए पे जमीन दे सकते हैं किराए पे, तो एक प्रकार से गाइडलाइन आ गई है। अदरवाइज ये बहुत ही ओपन एरिया था और हर जगह, स्पेशली गवर्नमेंट जो हमेशा सबसे बड़ी लैंड ओनर होती है और जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, दे आर द लार्जेस्ट लैंड ओनर। तो वो एक क्लैरिटी आ गई है, अदरवाइज वो क्लैरिटी नहीं थी कि आप किस लेवल पे निगोशिएट करते हैं। तो आई थिंक इसमें 2-3 गाइडलाइंस काफी अच्छी हैं। एक तो उन्होंने लैंड के लिए गाइडलाइन दे दी है क्लियर कट की क्या रेंटल होगा, फिर उन्होंने सर्विस फी पे गाइडेंस दे दी है। तीसरा, उन लोगों ने जो इलेक्ट्रिक का इंस्टॉलेशन का टाइमलाइन भी दे दी है कि आपका 6 दिन 15 दिन के अंदर इंस्टॉलेशन हो जाना चाहिए। तो ओवरऑल इससे जो इम्प्लीमेंटेशन करने में काफी फायदा होगा। सी एट द एंड ऑफ डे हर किसी को तो चार्जिंग हार्डवेयर भी चाहिए, चार्जिंग सॉफ्टवेयर भी चाहिए, एंड मैसिव मोबिलिटी वो पूरा एक इकोसिस्टम बना रहा है, एंड टू एंड फुल स्टैक ऑपरेशन कर रहा है। तो हमें इसमें एक्सपेंड करने में काफी फायदा होगा। अभी हम नॉर्थ इंडिया में पहुंच चुके हैं। अब आई थिंक हम लोग अगले महीने शायद पुणे स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी हम दिल्ली करीब हिंदुस्तान के 8 शहरों में हो जाएंगे और इस पॉलिसी से और ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ओवरऑल इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप। ओके, तो अब अच्छे कदम और अडॉप्शन में मदद मिलेगी। लेकिन साथ ही एक और जो अनाउंसमेंट हमने इससे सुना, स्पेशली ये स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से आया है कि अगर आप एक एग्रीगेटर है तो आपके ओवरऑल फ्लीट साइज का कुछ हिस्सा ईवीज होना चाहिए। इनफैक्ट ये टारगेट किया गया है
स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों को, ओला, उबर जैसी कंपनियों को, लेकिन ब्लू स्मार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसने 2 कदम आगे सोचकर, इनफैक्ट 2 साल पहले, 2 साल हो चुके हैं ना पुनीत आपकी कंपनी को, जो आप ईवी चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल शेयर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बिल्कुल। हमने 4 जून 2019 को स्टार्ट किया था 70 गाड़ियों से, और आज 2 साल, 3 कोविड इवेंट हो गए इस 2 सालों में। हमारी फ्लीट 70 इलेक्ट्रिक गाड़ियों से अब 810 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हो गई है, और बाय मार्च एंड, इस फिस्कल ईयर के एंड तक हमारी फ्लीट 1000 फुल्ली इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग फ्लीट की हो जाएगी। हमने अभी तक 3 करोड़ किलोमीटर इन 2 साल में कवर किए हैं, डिस्पाइट द 3 पैंडेमिक इवेंट्स, डिस्पाइट द पैंडेमिक ग्लोबल इवेंट, और हमने 10 लाख ट्रिप यानी 1 मिलियन ट्रिप अभी तक दिल्ली एनसीआर में कवर किए हैं इन 2 सालों में। तो अब जब दिल्ली सरकार खुद कहती है कि बाकी एग्रीगेटर्स को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनी फ्लीट में रखना चाहिए, शुरुआत चाहे छोटी हो और उसके बाद होपफुली इसे स्केल करता हुआ दिखाई देंगे, ये कितना वेलकम स्टेप रहेगा? क्योंकि आप एक फर्स्ट मूवर है, बाकी लोग अब तक इस पर क्यों नहीं विचार कर रहे थे? आई रियली डोंट हैव द आंसर, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, हमें ये शुरू दिन से पता था, तो हमने काफ़ी रिसर्च किया था बिफोर स्टार्टिंग ब्लू स्मार्ट, बिफोर स्टार्टिंग द कंपनी। हमें ये पता था कि ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन के लिए। आज कोई भी महानगर में देखें, आज आप अगर AQI देखें, दिल्ली का मैं देख रहा था सुबह, वो 352 था, और अगर लंदन का AQI देखें, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 4 था, 3 से 4 के बीच में। तो ट्रांसपोर्टेशन 40% कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन को दिल्ली एनसीआर में। एंड दिल्ली सरकार भी ये बात को जानती थी और काफ़ी मेजर्ड स्टेप्स ले रही थी, लेकिन अब समय भी सही आ गया है। कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेट फ्यूल भी अगर आप देखें, CNG जो पहले 3 से 4 रुपए प्रति किलोमीटर का था, अभी वो 5 से 6 रुपए प्रति किलोमीटर हो गया है। देयर हैज बीन इंक्रीज ऑफ 50% इन द कॉस्ट ऑफ CNG इन द लास्ट 5 years। ऑल्सो अगर आप पेट्रोल डीजल देखें, उसका दाम भी आप पिछले 5 साल में देखें तो 2 गुना हो गया, जो 60 रुपए प्रति लीटर था 2014-15 में, अभी वो 2022 में 110 रुपए प्रति लीटर हो गया है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूल सबसे कम दाम का है, 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर की कॉस्ट आती है, लेस देन 2 cents पर किलोमीटर। So unit economic sense, it is sensible to get into electric now. The cost of fuel has come down. इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन के लिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है पूरे इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जाने के लिए। हमें ये पता था कि आने वाले हर साल में कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल गो डाउन, दिस विल बी द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और अब ये दिख रहा है। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप सरकार ने लिया है कि सारे 2 व्हीलर्स, सारे 4 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो जाएं। इससे जो पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर का, वो काफ़ी कम हो जाएगा। और हमारा भी यही डे 1 से यही एक मिशन था कि हम एक कंट्रीब्यूट करें फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन दिल्ली एनसीआर। और सभी के लिए आज दिल्ली में सांस लेना बहुत मुश्किल है, चाहे आप अमीर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, सांस सबको वही लेनी पड़ती है, और द एयर क्वालिटी इज़ वेरी बैड। और हमारा डे 1 से यही मकसद था, यही मिशन था कि हम दिल्ली की एयर को इम्प्रूव कर सकें और आने वाले समय में बाकी महानगरों की एयर को भी इम्प्रूव करें। मैं इनफैक्ट आपके बाकी पैन इंडिया प्लान्स पर भी आऊंगी, लेकिन इस समय जो अडॉप्शन की हम बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, ये इनफैक्ट आप हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, जितनी आसानी से हम अपना मोबाइल फोन चार्ज करते हैं उतनी आसानी से हम अपनी ईवी को क्यों ना चार्ज करें, और उसी को लेकर शायद ये बदलाव आ रहे हैं। लेकिन जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं, क्या वो काफी है, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ और इंसेंटिव्स आने की जरूरत है? बजट इज अराउंड द कॉर्नर, स्टेट गवर्नमेंट्स इंसेंटिवाइज कर रही है अपने लेवल पर, सरकार अपने लेवल पर इंसेंटिवाइज कर रही है। क्या एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक तो फायदे देखें, दूसरा ईज देखें इन गाड़ियों को खरीदने का, चलाने का? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे अगर आप देखें इस साल के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं। अगर आप देखिए जो गवर्नमेंट की इंसेंटिव स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो पहले 15,000 रुपये पर किलोवाट आवर बैटरी से लेकर 10,000 रुपये से बढ़ के 15,000 पे आ गई। तो उससे हुआ क्या कि जो अपफ्रंट कॉस्ट थी व्हीकल की, वो कम हो गई है। एक आम इंसान के लिए जो ग्राहक है वो ये सोचता है कि मैं पेट्रोल का स्कूटर खरीदता हूँ तो उसकी कॉस्ट उसको पहले कम लगती थी, लेकिन आज ये इंसेंटिव्स आने से उसका फायदा ये हुआ है कि अपफ्रंट कॉस्ट आज पेट्रोल के मुताबिक ईवी की व्हीकल की ऑलमोस्ट मैच कर गई है या कम हो गई है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट की ओर जो इंसेंटिव्स आया उससे कुछ स्टेट्स में तो ऐसा हो गया है कि स्कूटर ईवी के स्कूटर्स की कॉस्ट ऑलमोस्ट 50% या 60% ऑफ
आईसी इंजन के स्कूटर्स की कॉस्ट के बराबर हो गया है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे इस साल जो ईवी का मार्केट शेयर है बहुत बढ़ गया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स। तो अगर देखेंगे ये एक बहुत अच्छा पहल है इसके लिए। और उसके अलावा ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने और बहुत सारी स्कीम्स, पीएलआई स्कीम्स लाई है। ऑफकोर्स दो पीएलआई स्कीम्स आर फॉर द बिग प्लेयर्स, क्योंकि उसमें जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मांगा है या रेवेन्यू कलेक्शन है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज होना चाहिए। तो उसका पर्पज ये है गवर्नमेंट का कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज के प्लेयर है, ओईएम्स है, वो इस फील्ड में आए ईवी के अंदर, ताकि हम बदलाव ला सके इस इंडस्ट्री के अंदर, डिसरप्शन ला सके कि आईसी इंजन से ईवी की तरफ जाए। और आई थिंक इस जो नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ नई ऐसी पॉलिसीज लाई गई जिससे और ज्यादा से ज्यादा ये इंडस्ट्री ग्रो कर सके। चाहे वो जीएसटी आज 5% है, हो सकता है गवर्नमेंट उसको हम चाहेंगे कि वो 0% पे चले जाए ईवी पे, ताकि कस्टमर की जो बाइंग जो वो है अपफ्रंट कॉस्ट है और ज्यादा कम हो जाए, ताकि कस्टमर उसकी तरफ जा सके। क्योंकि इकोनॉमिक वायबिलिटी, उसकी रनिंग कॉस्ट तो ऑलरेडी 1/10 है आईसी इंजन के अगेंस्ट। अगर आप देखें तो एक ईवी व्हीकल जो टू व्हीलर है उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो 15 पैसे से 20 पैसे आती है, और वहीं पर आईसी इंजन की करीब 2 रुपये पर किलोमीटर आती है। तो वहां पर तो कस्टमर सेव कर ही रहा है, लेकिन अगर कॉस्ट में भी अगर सेव करता है तो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द साइड्स। और आई थिंक यही आज की डिमांड है, और गवर्नमेंट भी यही चाहेगी, और एज ए स्टेक होल्डर हम भी ये चाहेंगे गवर्नमेंट और कुछ नई चीजें बदलाव लाए। जैसे उसमें से एक जीएसटी है, अगर जीएसटी 0% होता है तो 5% का और बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन होगा। इस चर्चा में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। 18,000 करोड़ का पीएलआई स्पेशली बैटरीज के लिए, जिसमें रिलायंस, ओला, महिंद्रा जैसे प्लेयर्स, हुंडई जैसे प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। ये कितना बड़ा गेम चेंजर रह सकता है, या फिर आपको लग रहा है इट्स ओनली गोना बी अ गेम फॉर द बिग बॉयज? शैलेश? आई थिंक पीएलआई स्कीम काफी बड़ा गेम चेंजर होगा, और वो बैटरीज के लिए जो गवर्नमेंट ने एक डाला हुआ रिक्वायरमेंट, आई थिंक दैट इज फेयर रिक्वायरमेंट, काफी ठीक है, क्योंकि बैटरी इज ए काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। और बैटरीज में अभी जितने भी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, जनरली लोग बैटरी का पैक मंगाते हैं, यहाँ पे असेंबल करके बेचते हैं, वो काफी एक हाई वैल्यू आइटम नहीं है। तो इस पे जो पीएलआई स्कीम के उन्होंने जो लार्ज रिक्वायरमेंट है काफी फेयर है। तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट, बट अगर ये बैटरी का अगर प्लांट सेटअप हो जाते हैं तो काफी बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि बैटरी जो है उसमें कई सारी केमिस्ट्रीज चल रही हैं। अभी तो लिथियम की बात कर रहे हैं, फिर हमारे लिथियम सोडियम बैटरीज आ रही हैं, फिर उस पर एक मेटल बैटरीज है जिसमें जिंदल ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सॉरी मित्तल ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले 2-1 सालों में आपको कई सारी बैटरीज केमिस्ट्री दिखेंगी और कई सारी नई टेक्नोलॉजीज दिखेंगी, और उसके में जो पीएलआई स्कीम है इसके थ्रू जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका भी इम्पैक्ट काफी पड़ेगा। जो बैटरी है उसकी ऑलरेडी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट $150 से कम पे आ चुकी है, गेटेड कॉस्ट पर किलोवाट, और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल में उसकी कॉस्ट $100 से नीचे आ जाएगी पर किलोवाट, और जब वो हो जाएगा तो आपकी व्हीकल जो कॉस्ट है फिर करीब 15 से 20% कम हो जाएगी। तो ओवरऑल इससे ईवी को काफी ज्यादा खुशी मिलेगा। जितना भी अभी स्टेप्स ले जा रहे हैं गवर्नमेंट के, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स ले लिए हैं। अब जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर को आने की एंड काफी अच्छे व्हीकल आने की। तो इंडिया में टू व्हीलर्स में अभी एक टेस्ला इक्विवेलेंट व्हीकल जो एक ओला लेके आया है अभी, और भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है जब ये मूवमेंट आना शुरू होगा तो ये मार्केट में शिफ्ट हमें बहुत ज्यादा जल्दी देखने को मिलेगा। तो बस अभी उसी का इंतजार है कि हाउ ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है कैसे चेंज होता है, और इसमें कैसे बड़े और नए प्लेयर्स आते हैं और नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और कंज्यूमर को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो अगर वो एक्सपीरियंस हमें वो टेस्ला इक्विवेलेंट टू व्हीलर में आएगा तो मुझे लगता है कि जो इंडिया में अभी 20 लाख पेट्रोल के टू व्हीलर बिकते हैं वो 2 करोड़ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिकने लग जाएंगे। द नंबर इज 20 मिलियन। ओके, तो ऑफ कोर्स आपका प्लेटफॉर्म फिर वाइडन होगा। मैं इनफैक्ट अब ओवरऑल नंबर्स पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी जितेंद्र जी, क्योंकि 132% का इजाफा सिर्फ टू व्हीलर स्पेस में देखने को मिला, और ये स्लाइटली वो स्पीड वाली टू व्हीलर्स है। मुझे बताइए, ओकिनावा क्या कुछ नए लॉन्चेस प्लान कर रहा है? आप अपने प्राइस पॉइंट्स को कितना घटता हुआ देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड? एक क्राइसिस रही है ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री के लिए एंड ईवीज के लिए और भी स्पेसिफिक थी कि वो जो चिप शॉर्टेज था। ऐसी क्राइसिस के बावजूद ये नंबर्स आ रहे हैं बिक्री के, आप डिलीवर कर पा रहे हैं उम्मीदों को। यहां से आगे क्या? हर्षिता, जैसे ओकिनावा की, तो अभी हमारा एक मार्केट का एक बहुत अच्छा शेयर है। अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो 28% शेयर मार्केट शेयर था हमारा हाई स्पीड कैटेगरी के अंदर। तो आज की डेट के अंदर अगर हम देखें तो इट इज़ अबाउट कि पहले हमें एज ए OEM हर ईवी प्लेयर को पुश करना पड़ता था मार्केट के अंदर व्हीकल को सेल करने के लिए,
लेकिन आज इस साल के अंदर उल्टा है, ऑलरेडी मार्केट के अंदर पुल है, कस्टमर समझ रहा है कि उसका जो फ्यूचर है और जो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो ईवी के साथ बेटर है एज कम्पेयर टू पेट्रोल, और इसी वजह से नंबर्स हर महीने बढ़ते जा रहे हैं ईवी के। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आज की डेट में अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो कि आईसी इंजन के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस के अंदर, यू कैन से क्वालिटी के अंदर और कॉस्ट के अंदर उसकी जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अगर मैं ओकिनावा की बात करूं तो हमारी जो प्रोडक्ट की प्लेसमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट अगर आप आईसी इंजन से कंपेयर करते हैं तो उससे बेटर है, मतलब उसकी अपफ्रंट कॉस्ट उससे कम पड़ती है। अगर आप किसी भी 110 125 सीसी के स्कूटर से कंपेयर करें तो हमारी कॉस्ट उसकी कम पड़ती है उससे। दूसरा, उसके बाद इकोनॉमिक वायबिलिटी, रनिंग कॉस्ट इज ऑलरेडी 1/10 है उससे चलने में। इसकी वजह से मार्केट में ऑलरेडी कस्टमर के अंदर पुल है कि व्हीकल जाते हैं और ऑलरेडी सोल्ड होते हैं डीलर एंड पे। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें ओकिनावा के नए प्लेटफॉर्म की, तो इस साल हम नए 2 प्रोडक्ट ला रहे हैं। एक हमारा प्रोडक्ट है हाई स्पीड स्कूटर, जो बहुत जल्द ही अगले महीने के अंदर वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट, एंड दैट इज ए हाई परफॉर्मेंस व्हीकल, लाइक कनेक्टेड व्हीकल होगा वो, और जिसकी जो रनिंग स्पीड होगी वो करीब 90 किलोमीटर पर आवर होगी, और एक चार्ज में करीब वो 160 से 200 किलोमीटर के बीच में चलेगा डिपेंडिंग अपॉन द राइडिंग कंडीशन। तो इस टाइप के जब व्हीकल्स मार्केट के अंदर आएंगे, उसकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस होगी, तो कस्टमर ऑफ कोर्स आईसी इंजन के अगेंस्ट ईवी के ऊपर जाएगा। वो एक बहुत बहुत अच्छी बात है। दैट इज द रीजन कि अगर आप देखेंगे इस साल और अगले फ्यूचर के अंदर, अगले साल के अंदर अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि अगले 4-5 साल के अंदर ये जो मार्केट शेयर है ईवी का, आई थिंक इट विल बी अराउंड 4 to 5 मिलियन व्हीकल्स होना चाहिए अगले 5 से 6 साल के अंदर, टू व्हीलर का स्पेशली। तो दूसरा, इसके अलावा जैसे अगर आपने बात की चिप्स की शॉर्टेज की, ऑफकोर्स जो चिप शॉर्टेज है ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज ए क्राइसिस, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि जो ईवी के अंदर है, जैसे अभी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो हर एक ने, जैसे ओकिनावा की अगर हम बात करें तो हमने जो हमारी जो प्लानिंग थी, क्योंकि चिप्स नॉर्मली बाहर से आते हैं, तो उसकी जो प्लानिंग हम 6 मंथली करते हैं ताकि उसकी इन्वेंट्री कंट्रोल हो सके। तो जैसे ही वो इस मंथ की इन्वेंट्री कम होती है, हम उसको दोबारा उसको फिल कर देते हैं। तो जिसकी वजह से इट डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग एंड डिमांड एंड सप्लाई का। ये ऑटोमोबाइल इज ऑलवेज ए बिजनेस, अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई होगी तो ऑफकोर्स कॉस्ट अपने आप कम आएगी। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो ईवी की जो कॉस्ट है डे टू डे ये कम जाएगी, ज़्यादा नहीं बढ़नी, जिसकी वजह से मार्केट का शेयर ऑफकोर्स ये बढ़ेगा। और हम फ्यूचर में देखें कि ईवी बहुत जल्दी एक अच्छा अपना मार्केट कैप्चर कर लेगा। जो आईसी इंजन का एरिया था उसके अंदर ईवी की रिप्लेसमेंट आ जाएगी। शैलेश, फिर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि इस समय टू व्हीलर को लेकर काफी ज्यादा थ्रस्ट है और वहां पर अडॉप्शन बढ़ रहा है, लेकिन फोर व्हीलर में स्पेशली विद द नंबर ऑफ वेरिएंट्स कमिंग इन, चार्जिंग इंफ्रा पर कितना और काम करने की जरूरत है और मैसिव मोबिलिटी का क्या प्लान रहेगा? टू व्हीलर में जैसा कि हम जानते हैं कि टू व्हीलर्स को फास्ट चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती, या टू व्हीलर में जो चार्जिंग होती है वो फास्ट चार्जिंग, जो फोर व्हीलर की स्लो चार्जिंग होती है वो टू व्हीलर के लिए फास्ट चार्जिंग होती है। तो टू व्हीलर इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। जहां तक बात आती है फोर व्हीलर्स की, तो आप ये देखिए कि जितना भी पर्सनल व्हीकल होते हैं वो जनरली दिन में 20 घंटे खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट में जो रियल डिमांड है या रियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्लो चार्जर का होगा। और जो स्लो चार्जर्स हैं ये टू व्हीलर और थ्री व्हीलर फोर व्हीलर तीनों को चार्ज कर सकते हैं। और मैसिव मोबिलिटी हमारा फोकस ये है कि हम ये 9 से 10 किलोवाट के चार्जर्स को हर जगह डिप्लॉय कर दें, जो कि आपके फोर व्हीलर को भी चार्ज कर सकता है और टू व्हीलर के लिए फास्ट चार्जिंग का काम कर सकता है। तो सिंगल फेज या थ्री फेज में जहां पे भी है 16 एम्पियर 30 एम्पियर का करंट और 230 वोल्ट पे, तो हमारा जो पूरा प्लान है ये इस सारे सेगमेंट को कवर करना है और ज्यादा फोकस स्लो चार्जिंग पे करना है। फास्ट चार्जिंग का मुझे लगता है किसी भी शहर में अनटिल अनलेस जैसे कमर्शियल यूज, जब तक कमर्शियल यूज ना हो तब तक जरूरत नहीं पड़ती है। और कमर्शियल यूज के लिए जैसे ब्लू स्मार्ट आदि कंपनी अपने कैप्टिव स्टेशन लगा ही रही हैं और हाईवे पे स्टेशन गवर्नमेंट भी लगा रही है। तो मुझे लगता है हर सिटी में स्लो चार्जिंग चाहिए होगी और उसको हम लगा रहे हैं। और हमारी ये उम्मीद है कि हम आने वाले 2 साल में करीब 20 से 25 हजार चार्जिंग पॉइंट्स लगा देंगे, जो कि आपके टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर तीनों को ही चार्ज कर पाएंगे। और वो आपकी अगर हर सोसाइटी हर ऑफिस ब्लॉक में होगा
तो आपकी जो नीड है चार्जिंग की वो खत्म हो जाएगी। दूसरा मेरा ये मानना है कि जो चार्जिंग है, हमेशा लोग फुल चार्जिंग की बात करते हैं, बट जैसे लोग कारें भी या अपने टू व्हीलर भी फुल टैंक नहीं कराते हैं, जनरली 100 रुपए 1000 रुपए की चार्जिंग करते हैं, सॉरी पेट्रोल भरते हैं, उसी तरह चार्जिंग भी लोग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे करेंगे। तो चार्जर आपका मॉल में लगा होगा, आपके घर में लगा होगा और आपके ऑफिस में लगा होगा, तो आप कहीं भी जाएंगे आप गाड़ी चार्ज कर सकते हैं और यू आर गुड। तो इसलिए मुझे लगता है कि रादर देन सिर्फ कुछ फास्ट चार्जिंग की जगह हर जगह स्लो चार्जिंग नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, और वही हमारा मैसिव मोबिलिटी, हमारा यही प्लान है कि हम हर जगह एक स्लो चार्जिंग नेटवर्क को हर जगह डिप्लॉय कर दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप देखते हैं अब ये जो अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है और अलग अलग स्कीम्स आ रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और जोर देने के लिए, वो वाकई में ऑन ग्राउंड कितना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। नमस्कार।